हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टीचिंग। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और जो भी सोर्सेज हैं उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए करते हैं। पहले करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि अगर हमें रिक्रूटमेंट करनी हो तो हमारे पास क्या क्या सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट है इंटरनल सोर्सेज एंड सेकंड है एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है कि एक फर्म के अंदर जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उन्हीं में से जब भी कंपनी को कोई वैकेंट पोस्ट फिल करनी होती है तो उन्हीं में से वर्कर्स को सिलेक्ट करके उस वैकेंट पोस्ट को फिल करती है। एंड एक्सटर्नल सोर्सेज में कंपनी उस वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए बाहर से पब्लिक को इन्वाइट करती है। पहले करते हैं इंटरनल सोर्सेज, जो अभी हमने इस पिक्चर में थोड़ा सा देखा था। अब हम उसको डीपली और रिटन फॉर्म में देखते हैं। Internal sources: the vacant posts are filled only from the employees available within the organization। यानी कि इसमें वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज अवेलेबल है उन्हीं में से फिल किया जाता है उस वैकेंट पोस्ट को। यहाँ से बाहर, इसमें बाहर से लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता। जो फर्म के अंदर ही वर्कर काम कर रहे होते हैं उन्हीं में से किसी को सिलेक्ट किया जाता है, उस वैकेंट पोस्ट पे फिल कर दिया जाता है। In a good recruitment policy, priority is given to existing working employees to fill vacancy in the organization। एक गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी में सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वैकेंसी होती है उसको फिल करने के लिए जो वर्किंग एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्क कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज, उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती है। यानी कि एक इंटरनल सोर्सेज में बाहर से पर्सन को इनवाइट ना करके एक फर्म के अंदर जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उन्हीं को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है उस वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। जो इंटरनल सोर्सेज है वो कितने तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट है ट्रांसफर, सेकंड है प्रमोशन एंड थर्ड है ले ऑफ। अब हम इनको आगे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले है ट्रांसफ़र की, ट्रांसफ़र से हम कैसे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र में एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में वर्कर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि अगर कोई वर्कर ए डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसमें से हटा के उसको बी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसा काम वो ए डिपार्टमेंट में करता है सेम काम उसे बी डिपार्टमेंट में करना पड़ेगा, और जो जो सैलरी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंसेंटिव उसे ए डिपार्टमेंट में मिल रही थी वो सेम उसे बी डिपार्टमेंट में मिलेगी, कुछ भी अलग से चेंज नहीं होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, जो ये पर्सन है ये भी इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो यहाँ पे 4 लोग हैं जबकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोगों की ज़रूरत थी, और जो ये डिपार्टमेंट है यहाँ पे 4 लोगों की ज़रूरत है लेकिन यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा पर्सन था उसको निकाल के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इसका कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस ये एक डिपार्टमेंट से हट के दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब हम इसको रिटर्न फॉर्म में देखते हैं। ट्रांसफर, इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच इन द सेम पोस्ट एज बिफोर। यानी कि ट्रांसफर में एम्प्लॉयज को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर डिपार्टमेंट में नहीं ब्रांच में भी इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में अपने वर्कर्स को ट्रांसफर कर देती है अगर एक कंपनी के पास ज़्यादा एम्प्लॉयज होते हैं तो, और उसको सेम पोस्ट पे ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि जैसे पहले उसका नेचर, वर्क का नेचर था, अभी भी वो वैसे ही नेचर वाले काम करेगा। ऑफ्टन ट्रांसफर मेथड इज यूज व्हेन वन डिपार्टमेंट हैज़ मोर स्टाफ देन द रिक्वायरमेंट एंड अनदर डिपार्टमेंट नीड द सेम टाइप ऑफ स्टाफ। यानी कि ये मेथड अक्सर तब यूज़ किया जाता है जब एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा स्टाफ होते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में सेम उसी स्टाफ मेंबर की ज़रूरत है। प्रमोशन, प्रमोशन में एम्प्लॉयज़ को नेक्स्ट लेवल पे अपॉइंट किया जाता है। यानी कि जहाँ वो पहले काम कर रहा था उसको वहाँ से हटा के उसके नेक्स्ट लेवल पे उसे अपॉइंट कर दिया जाता है। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ लो लेवल पे काम कर रहा है उसको वहाँ से हटा के मिडिल लेवल या फिर हाई लेवल पे अपॉइंट कर दिया जाता है, जहाँ पे उस एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और जैसा वो काम का नेचर पहले कर रहा था अब उसमें भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब उससे थोड़ा अलग काम करना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। Promotion. Promotion is the process under which an employee working in a lower position is appointed to a higher position।
इसमें वही बताया कि प्रमोशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लोअर पोजीशन पे जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको हायर पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया जाता है। वेयर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज, जहाँ पे इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। द पोजीशन गेट इंक्रीज, जो पोजीशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि लो लेवल से अब वो मिडिल लेवल या फिर हाई लेवल पे काम करेगा। एंड द सैलरी इंक्रीजेज, और वहाँ पे इसकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। उसके साथ जो उसे अलग से जो इंसेंटिव वगैरह वो मिलते हैं वो भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है अलग करना। इसमें एम्प्लॉयज को कुछ टाइम के लिए उनके काम से अलग कर दिया जाता है, यानी कि उनको कंपनी से निकाल दिया जाता है। जो कंपनी के एम्प्लॉयर होते हैं वो एम्प्लॉयज को कंपनी से अलग कर देते हैं। ऐसा तब किया जाता है जब कंपनी में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और उनकी इतनी ज़रूरत है नहीं। जैसे कि कंपनी में 200 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे 220 वर्कर काम कर रहे हैं, तो जो 20 वर्कर एक्स्ट्रा हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और उनको बोल दिया जाएगा कि जैसे ही हमें काम की ज़रूरत पड़ेगी हम सबसे पहले आपको ही बुलाएंगे। Layoff, it means separation of employees from his work for some time by the effort of the employer। यानी कि एम्प्लॉयर के एफर्ट से, जो एम्प्लॉयर होते हैं वही एम्प्लॉयज़ को अलग करते हैं, तो एम्प्लॉयर के एफर्ट से कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयज़ को सेपरेट कर दिया जाता है उनके काम से। There is a complete agreement between the employer and the employees that whenever work become available, priority will be given to this employee। यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कंप्लीट एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि जब भी काम की ज़रूरत होगी या फिर कोई काम अवेलेबल होगा तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो इन्हीं एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी, ना कि बाहर से अलग से रिक्रूटमेंट करके लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि जिन वर्कर को कुछ टाइम के लिए काम से अलग कर दिया गया है उन्हीं को दोबारा से बुलाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि इंटरनल सोर्सेज क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज, इसमें कंपनी बाहर से पब्लिक को इनवाइट करती है और उस वैकेंट पोस्ट पे फिल करती है। यानी कि इसमें पब्लिक को बता देती है कंपनी कि उनके कितनी वैकेंसी है, कितने लोगों की उनको ज़रूरत है। उसी हिसाब से जो पब्लिक है वो अपनी एप्लीकेशन कंपनी के पास पहुंचाती है। जितनी भी एप्लीकेशन कंपनी के पास आती है कंपनी उन मेंबर्स को अपने पास बुलाती है और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेसिंग होती है, उनको फॉलो करके उनका लास्ट में इंटरव्यू लिया जाता है और जो भी स्टेबल पर्सन होते हैं उनको सिलेक्ट कर दिया जाता है और उस वैकेंट पोस्ट पे फिल कर दिया जाता है जिसके लिए ये रिक्रूटमेंट की गई है। एक्सटर्नल सोर्सेज मीन्स इनवाइटिंग पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल वैकेंट पोजीशन। यानी कि वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए बाहर से पर्सन को इन्वाइट किया जाता है। आउटसोर्सिंग इज मोस्टली यूज टू फिल लो लेवल पोजीशन। ये ज़्यादातर लो लेवल पोजीशन को फिल करने के लिए की जाती है क्योंकि लो लेवल से नीचे कोई लेवल नहीं होता जिसमें से हम किसी को प्रमोट कर दे, इसलिए यहाँ पे हम प्रमोशन भी नहीं कर सकते। हाँ, इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर लो लेवल पे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करते हैं। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो यूज टू फिल सम स्पेसिफिक पोजिशन। जरूरी नहीं है कि लो लेवल पे ही इसका यूज़ किया जाता है, कई बार मिडिल लेवल और जो हाई लेवल है वहाँ पे भी एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर लिया जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब कंपनी में कोई भी ऐसा स्टेबल पर्सन नहीं है जो उस पोस्ट पे फिल किया जा सके। जैसे हाई पोजीशन पे ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत चाहिए होती है, जिसके पास स्किल ज़्यादा होती है वो चाहिए होता है। अगर ऐसा पर्सन हमारी फर्म में कोई अवेलेबल नहीं है तो हम वहाँ से एक्सटर्नल सोर्सेज का ही यूज़ करते हैं और बाहर से पब्लिक को बुलाते हैं। ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग, मैनेजर्स वगैरह इन सब की पोस्ट के लिए किया जाता है। It is the effort of every employer to select this stable person after interviewing maximum number of person। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लेकर एक स्टेबल पर्सन को सिलेक्ट करता है। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज हम कितने तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, टेलीकास्टिंग, वेब पब्लिशिंग, कैजुअल कॉलर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इतने तरीके से हम एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी पॉइंट हो सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने सिर्फ 8 पॉइंट लिए हैं इसमें। तो चलिए अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप है एडवर्टाइजिंग। जब कंपनी को ये बताना होता है पब्लिक को कि हमारे कंपनी में इतनी वैकेंसी है और हमें इतनी लोगों की ज़रूरत है, तो वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी बता सकती है कि हमारी इतनी वैकेंसी चल रही है और आप एप्लीकेशन दे सकते हैं।
एडवर्टाइजमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, टेलीविजन, मैगजीन्स, पोस्टर एक्सेट्रा। जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, टेलीविजन, मैगजीन, पोस्टर, इन सब की हेल्प से एडवर्टाइजमेंट की जाती है। इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज, नेचर ऑफ वर्क, डिजायर, क्वालिफिकेशन, रेम्युनरेशन एक्सेट्रा इज गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें सारी इंफॉर्मेशन बता दी जाती है उस जॉब से रिलेटेड, यानी कि कंपनी में कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, जो नेचर है काम का, यानी कि किस तरीके का आपको काम करना है, कि आपको पैकेजिंग का काम करना है या लेबलिंग का काम करना है या फिर आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करना है, या फिर मतलब जिस भी टाइप का काम करना है उसके बारे में बता दिया जाता है, वर्क नेचर के बारे में। डिजायर क्वालिफिकेशन, यानी कि उस पोस्ट के लिए हमें कितने क्वालिफाइड पर्सन वहाँ पे चाहिए, कितनी उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रेमुनरेशन बताया जाता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, या फिर वेजेस है तो कितने मिलेंगे। ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में बता दी जाती है, उसमें दे दी जाती है। दिस इंक्रीज द फील्ड ऑफ चॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एज ए रिजल्ट रिक्रूटमेंट ऑफ गुड एम्प्लॉयज इज पॉसिबल। जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो बहुत से लोगों के पास पहुंचती है, जैसे न्यूज़पेपर से, पोस्टर से, टीवी वगैरह से, ये तो सभी लोग देखते हैं, तो इनके थ्रू बहुत से लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कंपनी की। तो कंपनी के पास जो एप्लीकेशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा आती है, जहाँ पे कंपनी का जो चूज़ करने का जो फील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वहाँ से एक स्टेबल पर्सन या फिर एक गुड एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना भी पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट टाइप है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एक्सचेंज किया जाता है। कैसे, वो देखो। इन ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आर ओपन बाय द गवर्नमेंट। ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ओपन किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है वो ये ऑफिस ओपन करती है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, वेयर द नेम ऑफ जॉब एस्पिरेंट्स आर रजिस्टर्ड, जहाँ पे उन लोगों के नाम रजिस्टर करवाए जाते हैं जो जॉब करना चाहते हैं। एस्पिरेंट्स का मतलब होता है वो पर्सन जो जॉब करना चाहता है और जॉब के लिए अपनी एप्लीकेशन देता है। इन दिस सिस्टम द मैनेजर सेंड द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज वैकेंट पोस्ट टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ही होता है, और ये जो ऑफिस होते हैं ये कंपनी के साथ भी जुड़े रहते हैं। इसलिए जो कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं वो इनके पास इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं कि अब हमें इतने लोगों की जरूरत है, इतनी वैकेंट पोस्ट है। After this, the employment officers send the name of the candidate with the desired qualification to this organization from the person registered in their office. इसके बाद जो employment के जो officers होते हैं वो कंपनी के managers के पास उन पर्सन के नाम भेज देते हैं जो उनके पास रजिस्टर्ड होते हैं, और वो उसी के अकॉर्डिंग भेजते हैं जैसे मैनेजर डिमांड करता है, यानी कि जितनी भी क्वालिफिकेशन एक मैनेजर्स को चाहिए उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट के ऑफिसर्स उन कैंडिडेट्स को उनके पास सेंड कर देते हैं, उनकी नेम वगैरह, लिस्ट वगैरह सारी उनके पास सेंड कर देते हैं। मैनेजर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इनवाइट्स दोज पर्सन्स। उसके बाद जो मैनेजर्स होते हैं वो उन पर्सन को इनवाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, एंड सेलेक्ट देम अकॉर्डिंग टू नीड दिस। जैसे भी उनको जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खोल देती है, जिसमें जो भी पर्सन चाहता है कि मैं जॉब करना चाहता हूँ या फिर मुझे जॉब मिल जाए, वो पर्सन उन ऑफिस में जाके अपने नाम लिखवा देते हैं, रजिस्टर करवा देते हैं। उसके बाद जो कंपनी के मैनेजर्स, जब भी कंपनी के मैनेजर को लगता है कि हमारे पास वैकेंट पोस्ट है, तो वो उन ऑफिस में इंफॉर्मेशन सेंड करती है कि हमें इतने लोगों की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के पास ऑलरेडी काफ़ी कैंडिडेट्स के नंबर होते हैं, क्योंकि पर्सन उनके पास आके अपने नाम रजिस्टर करवाते हैं। उसके बाद जैसे भी मैनेजर्स डिमांड करता है उसी के अकॉर्डिंग जो ऑफिसर होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होते हैं, वो उन कैंडिडेट्स के नाम कंपनी के मैनेजर्स के पास भेज देते हैं। उसके बाद जो पर्सन अपना नाम रजिस्टर करवा के गए हैं उनको कंपनी के मैनेजर्स बुलाते हैं, और उनके पास जैसे भी ज़रूरत होती है, जैसा भी उनको लगता है कि हमें ऐसे पर्सन की ज़रूरत है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट टाइप है लेबर एंड कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ ए लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजर्स। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो वर्कर्स के साथ भी जुड़ा होता है और मैनेजर्स के साथ भी। जैसे हमने पिछले वाला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पढ़ा था, ये भी बिल्कुल सेम है। On the one hand, they keep in touch with the workers, and on the other hand, with the managers. ये वर्कर्स के साथ भी टच रहता है और मैनेजर्स के साथ भी रहता है। As soon as managers requisitions workers, contractor immediately supply them.
इसमें जैसे ही मैनेजर्स वर्कर की मांग करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर उनको सप्लाई कर देता है, यानी कि कंपनी के मैनेजर्स के पास भेज देता है। उसके बाद सेम प्रोसेसिंग चलती है, मैनेजर्स उनको बुलाते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं और सेक्शन की भी प्रोसेसिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर देते हैं और उस वैकेंट पोस्ट पे फिल कर देते हैं। यानी कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो लेबर के साथ भी जुड़ा रहता है और कंपनी के साथ भी जुड़ा रहता है। उसके बाद लेबर जो होती है वो इनके अंडर में काम कर रही होती है और जब भी कंपनी के मैनेजर्स को वर्कर की जरूरत होती है वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये वर्कर्स को कंपनी के पास भेज देते हैं। नेक्स्ट है टेलीकास्टिंग। Nowadays, big organizations are giving priority to telecasting of vacancy on the television. बड़ी फर्म होती है वो ज़्यादातर अपनी वैकेंसी टीवी पर ही देती है और टीवी के थ्रू ही बताती है पब्लिक को कि हमारी कंपनी में इतनी वैकेंसी चल रही होती है। टेलीकास्टिंग एक एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट होता है। During the broadcast, information about the vacant position, desired qualification and experience, possible remuneration, characteristics of the company, etc. is given. जब कंपनी ब्रॉडकास्ट कर रही होती है, जब ये प्रशासन कर रही होती है, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन बताई जाती है, जैसे कि वैकेंट पोजीशन, कौन सी पोजीशन वैकेंट है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए उनको, एक्सपीरियंस कितना चाहिए उस काम से रिलेटेड, और जो रेमुनेशन है यानी कि सैलरी वगैरह वेजेस है वो कितना मिलेगा, और कंपनी किस टाइप की कंपनी है, कैसा वो काम करवाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग, जिसमें कंपनी अपनी वेबसाइट बनाती है और ये ऑनलाइन ही की जाती है। वेब पब्लिशिंग, nowadays इंटरनेट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ रिक्रूटमेंट। आज के टाइम में जो इंटरनेट है वो ही रिक्रूटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम बन चुका है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन कंपनी के पास पहुंचाते हैं। ए स्पेशल वेबसाइट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑन द इंटरनेट। इसमें इंटरनेट पे एक रिक्रूटमेंट करने के लिए एक स्पेशल वेबसाइट बनाई जाती है, जैसे कि इस टाइप की जो वेबसाइट होती है www.naukri.com और ये jobstick.com के सारी वेबसाइट बनाई जाती है, कंपनी ही बनाती है रिक्रूटमेंट के लिए। On this applicants get information that which company needs people of the which qualification। यहाँ पे जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन दे रहा होता है, उसको सारी इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट के थ्रू मिल जाती है कि कंपनी को कैसे पर्सन की ज़रूरत है, उनकी क्वालिफिकेशन कैसी चाहिए कंपनी को, ये सारी चीज़ें एक एप्लीकेंट को वेबसाइट के थ्रू मिल जाती है। Persons having the desired qualification can get the appointment by contacting the company। यानी कि जैसी भी कंपनी कोई क्वालिफिकेशन चाहती है जिस पर्सन की, अगर किसी पर्सन के पास ऐसी क्वालिफिकेशन है तो वो कंपनी से कांटेक्ट करके वहाँ पे अपॉइंट हो सकता है। जो वेबसाइट होती है ये और भी तरीके की हो सकती है, जैसे इस पिक्चर में है, बहुत ज़्यादा वेबसाइट ऑनलाइन अवेलेबल है जो कंपनी ही क्रिएट करती है रिक्रूटमेंट के लिए। नेक्स्ट टाइप है कैजुअल कॉलर। Eligible and talented people keep sending application from time to time to many good organization। जो एलिजिबल, जो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, जो टैलेंटेड पर्सन होते हैं, वो टाइम टू टाइम अपनी एप्लीकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी उन्हें अच्छी लगती है, जो भी गुड ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, वो उन ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी एप्लीकेशन भेजते रहते हैं with the idea that they will be given an opportunity for appointment if needed। इसलिए करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि जब भी कंपनी को जरूरत होगी तो अपॉइंटमेंट करने की सबसे पहले अपॉर्चुनिटी उन्हीं को दी जाएगी। इंस्टीट्यूशन की प्रिपेयरिंग द वेटिंग लिस्ट ऑफ दिस पर्सन, और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें एक डिपार्टमेंट अलग से बना दिया जाता है इनका, वो उनकी वेटिंग लिस्ट तैयार करते हैं जो भी पर्सन अपनी एप्लीकेशन दे के जाते हैं, क्योंकि जब भी वो एप्लीकेशन देने आते हैं उनको उसी टाइम पे अपॉइंट नहीं किया जाता है। वो सिर्फ इस उम्मीद से देते हैं कि जब भी फ्यूचर में ज़रूरत होगी तो उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी कंपनी के पास पहुँच चुकी है, तो उनको वेटिंग में डाल दिया जाता है। और कंपनी उनकी वेटिंग लिस्ट, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है वो कंपनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो वेटिंग लिस्ट तैयार करते हैं। And as soon as any post become vacant, the eligible persons are called from the among them। और जैसे ही कोई पोस्ट वेकेंट होती है उन पर्सन को वहां से कॉल करके बुला लिया जाता है, इसीलिए इसका नाम है कैजुअल कॉलर। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसको हम कैंपस रिक्रूटमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें जो कंपनी होती है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके कैंपस लगाती है
और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है और जितने भी सेंटर है वहाँ पे जाके कंपनी कैंपस लगाती है और वहाँ से अपने कैंडिडेट्स को सर्च करने की कोशिश करती है, क्योंकि वहाँ से उन्हें जो पर्सन मिलते हैं उनके पास पूरी टेक्निकल स्किल होती है, उनके पास नई नई नॉलेज होती है। कैंपस रिक्रूटमेंट मीन्स रिक्रूटिंग फ्रॉम विद इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो कैंपस रिक्रूटमेंट है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर से की जाती है। मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशन कीप इन टच विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग यंग एंड टैलेंटेड इंडिविजुअल। जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है, कई बड़ी कंपनियां होती है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टच में रहती है, इसलिए कि ताकि उन्हें वहाँ से यंग एंड टैलेंटेड पीपल मिल सके, क्योंकि उनके अंदर नया नया टैलेंट होगा, उनकी स्किल ज़्यादा होगी, उनके पास टेक्निकल स्किल होगी, इसलिए कंपनियां यहाँ से अपना रिक्रूटमेंट करते हैं, अपने कैंडिडेट्स को यहीं से सर्च करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें जो कंपनी होती है वो अपने मेन गेट पे नोटिस पेस्ट कर देती है जिसमें बताती है जॉब अवेलेबल है, क्या टाइम रहेगा, क्या रेम्यूनरेशन मिलेगी। इसमें जो रेम्यूनरेशन दी जाती है वो वेजेस के हिसाब से दी जाती है, सैलरी नहीं दी जाती इसमें। इस टाइप का नोटिस पेस्ट किया जाता है। Sometimes the organization pastes notice specifying the details of job available at the gate of their office, factory and workshop. अगर ऑफिस वगैरह है, फैक्ट्री है, वर्कशॉप है या फिर जहाँ पे भी आपको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं वहाँ पे उनके गेट जो होते हैं, उनके बाहर जो गेट होते हैं वहाँ पे एक नोटिस पेस्ट कर दिया जाता है और बताया जाता है कि यहाँ पे जॉब अवेलेबल है और जो भी जॉब है उनके रिलेटेड सारी डिटेल्स उसमें बता दी जाती है। The people who are interested in those job come in for interview. जो भी पीपल या फिर जो भी पर्सन अगर कोई इंटरेस्टेड है उस जॉब से रिलेटेड तो वो कंपनी में आ सकता है अपने इंटरव्यू के लिए। दिस मेथड इज इनएक्सपेंसिव एंड स्टेबल फॉर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब पोजीशन। ये मेथड वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है जहाँ पे अनस्किल्ड पर्सन की ज़रूरत चाहिए होती है, वहाँ पे मतलब कि उस काम को करने के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या फिर कोई स्किल, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे स्वीपर वगैरह हो गए, पियोन हो गया, कैजुअल वर्कर जो कॉल करके कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, उनका काम सिर्फ इतना ही होता है, उनके लिए उनको कोई स्किल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। और जो ये मेथड होता है ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव होता है, काफ़ी सस्ता होता है। जनरली दे आर पेड रेम्यूनरेशन ऑन डेली वेज बेसिस। जनरली इसमें जो कैंडिडेट्स को रेम्यूनरेशन दी जाती है वो डेली वेज के बेसिस पे दी जाती है, यानी कि अगर आज किसी कैंडिडेट्स ने 8 घंटे काम किए हैं और 8 घंटे के हिसाब से उसे 400 रुपये मिलने हैं तो जैसे ही उसका काम खत्म होगा उसको 400 रुपये दे दिए जाएंगे। इसमें सैलरी वाला कोई रोल नहीं होता कि आपको पूरे महीने के बाद ही कोई सैलरी मिलेगी, नहीं, इसमें डेली की बेसिस पे ही रेम्यूनरेशन दे दी जाती है कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट डे की डील नेक्स्ट डे पे की जाती है और अगर कोई वर्कर आज अगर उसने काम कर लिया है और अगले दिन वो काम नहीं करना चाहता तो वो ऐसा भी नहीं है कि कंपनी उसको फोर्स करेगी बुलाने के लिए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर वो नहीं चाहता तो वो नहीं भी आ सकता है काम के लिए। तो अभी हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज भी हो गया, हमने सोर्सेज भी पढ़ लिए रिक्रूटमेंट के कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।